हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आज का हमारा टॉपिक है कि निकेत क्या होता है, निके क्या होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम हैं, तो हमें जीने के लिए क्या क्या, या एक जीव है उसको जीने के लिए किन किन चीज़ों की, कैसे एनवायरनमेंट की और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, हमें एक घर चाहिए है, खाने को चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो हमारा एक निकेत हो जाता है। तो एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक व रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। ठीक है, एक जीव है, उसको जीने के लिए जिन जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होगी उनको मिला के निकेत कहते हैं। तो इसे हम पता करते हैं, इस निकेत से हमें किसी प्रजाति के पास के तंत्र में स्थान का पता चलता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि उस प्रजाति का उसके इकोसिस्टम में क्या पोजीशन है। निकेत के कई प्रकार होते हैं, जैसे आवासीय निकेत, मतलब जहाँ कोई प्रजाति निवास करती है उसको उसका आवासीय निकेत कहेंगे, मतलब ये यहाँ पर रहती है। खाद्य निकेत, वह प्रजाति जहाँ प्रजाति खाती है या अपघटित करती है, तो वो प्रजाति वहाँ पर खाती है। ठीक है, तो वो उसका खाद्य निकेत हो गया। प्रजनन निकेत, इसे प्रजाति के प्रजनन के समय व तरीकों का पता चलता है। तो जो प्रजाति है वो किस समय प्रजनन करती है, कैसे करती है, तो उसको हम उसका प्रजनन निकेत कहेंगे। मतलब एक तरीके से हम उस प्रजाति के बारे में पूरी जानकारी कर रहे हैं। ठीक है, वो उसका निकेत है। यदि हमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है तो हमें उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका उसके अपने निकेत में ही संपन्न होती है। अब जैसे बाघ है उसको संरक्षित कर रहे हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि वो क्या क्या करता है, मतलब जैसे क्या खाता है, कैसे उसका आवास होना चाहिए और वो कहाँ ज़्यादा अच्छे से रह सकता है। तो वो क्या हो गया, उसका निके हो गया। तो हमें अगर किसी संरक्षित करना है तो हमें उसका निके के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसका ज़्यादा अच्छा संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए किन्हीं दो प्रजातियों के लिए एक निकेत नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी बता रहे हैं कि दो प्रजातियों के लिए एक निकेत नहीं हो सकता, एक का अलग होगा, दूसरा का अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पास की तंत्र से संबंधित सार्वभौम नियम। ठीक है, तो पास की तंत्र जो है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ नियम होते हैं, सार्वभौम नियम होते हैं। वो क्या है, देखिए, संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारस्की तंत्र है। तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ कि जो हमारा पारस्की तंत्र है वो एक जटिल पारस्की तंत्र है। पारस्की तंत्र का एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपतावाद का नियम है। इसका एक इम्पॉर्टेंट नियम होता है जिसको कहते हैं एक रूपतावाद का नियम। अर्थात भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही है जो कभी अतीत में थे और भविष्य में भी वही रहेंगे जो वर्तमान में है। ये बता रहे हैं कि जो हमारे भौतिक प्रक्रम है, जैसे मैंने आपको जैव भू रसायन चक्र पढ़ाया था, तो ये जो आज है वो लाखों साल पहले भी ऐसे ही थे, भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये मतलब है कि हमारा इकोसिस्टम में एक रूपतावाद का नियम है, ये एक से चलते हैं। अंतर केवल उनके परिमाण, तीव्रता, आवृत्ति और दर का होता है। तो अंतर किस में आता है, परिमाण, तीव्रता, आवृत्ति या दर। ठीक है, इसका अंतर आ जाता है। बाकी जो जैविक प्रक्रम है वो वैसे ही चलते हैं। ठीक है, जीवों का स्वयं से उनके भौतिक पर्यावरण के बीच प्रतिक्रियाशील संबंध होता है। जो जीव हैं, जो जीवित हैं, उनका खुद से और जो उनके आसपास का पर्यावरण है उससे एक रिएक्टिव संबंध होता है। ठीक है, प्रतिक्रियाशील, अर्थात जीव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से एक क्रियाशील पारस्की तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, पारस्की तंत्र सौरिक विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं कार्यशील होता है। देखिए, हमारे जो इकोसिस्टम है उसको मतलब हमें जो सूर्य से जो एनर्जी आती है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, उन सब से ये लोग क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं और ये संचालित होता है हमारा इकोसिस्टम। विभिन्न पोषण स्तरों, ट्रॉपिक लेवल्स में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रभावित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा से निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली आती है। तो क्या होता है, हम जैसे जो पेड़ होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, या फिर सभी लोग क्या है, सौर से ऊर्जा लेते हैं अलग अलग रूप में, और हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो हम उस ऊर्जा को निकाल देते हैं, अर्थात उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता। मतलब हम जो ऊर्जा लेते हैं फिर ऊष्मा से हम जो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा के रूप में, या फिर हम कोई काम करते हैं तो ऊष्मा के रूप में वो ऊर्जा जो होती है वो शून्य में चली जाती है और उसका दोबारा यूज़ सेम ऊर्जा का नहीं हो सकता। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशीय होगा ये। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब जैसे कि एक से पेड़ों से जिसने खाया उसमें जाएगी, उसको जिस जानवर को जिसने खाया, तो वो एक दिशा में ऊर्जा जाती है।
ठीक है। अंत में जो होगा सबसे ऊपर वो क्या करेगा, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा पुनः शून्य में चली जाएगी, दोबारा उसका यूज़ नहीं होगा। बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी प्रोग्रेसिव क्षय होता है। तो क्या होता है, जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है, जैसे कि ऊर्जा पेड़ों से जानवरों में जाएगी, तो ऐसे जैसे जाती है तो ऊर्जा का क्षय होता जाता है, कम होती जाती है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है। देखिए क्या होता है ना, 10% का रूल है, याद कर लीजिए। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, उसने प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा ली, ठीक है, सूर्य से। तो अगर उसको एक बकरी खा रही है तो उसको सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राप्त हो रही है, और बकरी को शेर खा रहा है तो उसको 10% ऊर्जा ही मिली है बकरी की। तो एक 10% का नियम है कि पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कि ऊर्जा से 10% ही स्थानांतरित होती है, इसे 10% का नियम कहते हैं। बढ़ते पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो भी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जैसे जैसे मतलब पोषण स्तर बढ़ता है तो श्वसन द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, कम होती जाती है। अर्थात उच्च पोषण स्तरों में जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है। जो उच्च पोषण स्तर पे होते हैं जीव, ठीक है, तो उनका क्या है, उनमें श्वसन के द्वारा ऊष्मा का ह्रास ज़्यादा होता है। किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों पौधों के बीच जितनी दूरी बढ़ती है, उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता में उतनी ही कमी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुछ शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, पेड़, बकरी और शेर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे निश्चित पोषण स्तर में जीवों और उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार की निर्भरता उतनी, जैसे मान लीजिए कि बकरी है, बकरी के लिए तो पेड़ ही है खाने को, लेकिन जो शेर होगा उसके लिए खरगोश, बकरी, हिरन, बहुत सारे, तो उन लोगों के लिए क्या है, आहार पे निर्भरता कम होती जाती है। मतलब जितना वो दूर होते जाएंगे, देखें, पोषण स्तर पे, मतलब पौधों से, किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों, मतलब पौधों के बीच जितनी दूरी होती है, ठीक है, उन जीवों के एक ही पोषण स्तर पर आहार की निर्भरता में उतनी कमी आती है। आप समझ रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि पेड़ है, पेड़ को कोई खा रहा है, उसको कोई खा रहा है, तो जितना उनसे दूरी बढ़ती जाएगी पोषण स्तर की पौधों से, उतना ज़्यादा उनकी एक आहार पर निर्भरता कम होती जाएगी, ठीक है। यही कारण है कि आहार श्रृंखला, फूड चेन छोटी और आहार जाल, फूड वेब, बड़ा जटिल होता है, ठीक है। फूड चेन जो होती है वो छोटी होती है, और लेकिन फूड वेब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम अपनी फूड चेन में, तो जितने भी जानवर होंगे तो उनके लिए खाने के लिए कई सारे ऑप्शंस होंगे, तो वो एक बड़ा फूड वेब बना लेते हैं। पारितन की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सूर्यताप है, ठीक है। सन से ही सबको एनर्जी मिलती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, ठीक है, जिससे हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। सूर्यताप में कमी पायतन की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। देखिए, आप देखिए, जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा हमें सूर्य से एनर्जी प्राप्त होती है, मतलब उतनी तेज वहाँ पर सूर्य की किरण पड़ती हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे पोल्स पे जाएंगे, नॉर्थ साउथ, तो देखिए जैव विविधता कम होती जाती है, क्योंकि जो हमें सोलर जो लाइट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए। तो जैसे जैसे सूर्यताप की कमी होती है, वैसे क्या होता है, पायतन की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर समानता पायतन की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है। यही कारण है, मैंने आपको बताया कि निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री से आप उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाएंगे, तो पारितंत्र जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी दोनों कम होती जाती है। इसके अलावा पायतन की उत्पादकता को कुछ अजैविक कारक यथा वर्षा की मात्रा, मिट्टी की प्रकृति, जलवायु तथा रासायनिक कारकों में पोषण तत्वों की उपलब्धता प्रभावित करते हैं। अब देखिए, हमें सोलर एनर्जी तो चाहिए ही है, इसके अलावा और भी कारण होते हैं जो प्रभावित करते हैं प्रोडक्टिविटी को, इकोसिस्टम की, या फिर जैव विविधता को। देखिए, वर्षा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जीव जंतु होंगे, ठीक है। मिट्टी, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहाँ ज़्यादा कृषि होगी या फिर पेड़ पौधे होंगे। जलवायु कैसी है, अनुकूल जलवायु पे ज़्यादा लोग रहते हैं। पोषक तत्व भी होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब देखिए, पारतंत्रीय स्थिरता स्वसाम्यवस्थित क्रियाविधि होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म द्वारा बनी रहती है, अर्थात पायतन में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन प्रकृति द्वारा स्वतः समायोजित कर लिया जाता है। देखिए, एक नियम है साम्यवस्थित क्रियाविधि, ठीक है, ये एक नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे इकोसिस्टम में कोई भी अवांछित, कोई भी बेकार परिवर्तन होता है, गलत परिवर्तन होता है, तो पहले तो प्रकृति उसे खुद समायोजित कर लेती है, उसे ठीक कर देती है, ठीक है। लेकिन अब इतना ज़्यादा इंसान जो है पॉल्यूशन कर रहा है कि प्रकृति उसको
खुद से ठीक नहीं कर पा रही है ना, उस होने वाले चेंज को। प्राकृतिक पायतन जब किसी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता, तब पार्स की अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो देखिए, जब क्या है, पार्स जो हमारी प्रकृति है, वैसे तो कोई भी परिवर्तन होता है, खराब परिवर्तन, तो उसको ठीक कर देती है। लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, लेकिन अगर मानव बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दे तो पार्स की उस मतलब जहाँ प्रकृति होती है वो उसको सही नहीं कर पाती, तो पार्स की अस्थिरता उत्पन्न होती है। ठीक है, अस्थिरता हमारे इन्वायरमेंट में एक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जो हो ही रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का अंतिम उद्देश्य जैव विविधता की समृद्धि, पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण होता है। तो ये बता रहे हैं कि हम क्यों करते हैं इकोसिस्टम का हम अध्ययन क्यों करते हैं। इसका मतलब है कि हम जैव विविधता की समृद्धि के बारे में समझ पाएँ, पारितंत्र की स्थिरता, पारिस्थितिकी संसाधनों का संरक्षण या परिरक्षण कर पाएँ। अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र की उत्पादकता और ऊर्जा प्रवाह के बारे में। देखिए, खाद्य श्रृंखला के जिस स्तर पर जैविक समुदाय के द्वारा ऊर्जा का उपयोग और संचय होता है उसे पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी खाद्य श्रृंखला चलती है वही खाद्य श्रृंखला, मतलब इसने इसको खाया, उसने उसको खाया, इजी लैंग्वेज में हमेशा बोलते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कि जिस स्तर पर जैविक मतलब उसका जो स्तर होगा, मतलब जिस स्तर पर जैविक समुदाय के द्वारा ऊर्जा का उपयोग या संचय हो रहा होगा, उस स्तर को हम पोषण स्तर कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। ये क्रियात्मक स्तर को दर्शाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही समय में कोई प्रजाति एक से अधिक पोषण स्तरों पर भी रह सकती है, जैसे सर्वाहारी। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक ही समय में क्या होता है, मान लीजिए पोषण, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और मांसाहारी भी होते हैं और पेड़ पौधे भी खा लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें, जैसे उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो मतलब एक से अधिक पोषण स्तरों पर वो निर्भर रह सकते हैं, एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं। अगर उन्हें कोई जानवर खाने को नहीं मिला तो पेड़ पौधे भी खा लेंगे, सर्वाहारी जो होते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे पौधे सौर ऊर्जा से जिस अनुपात का जैव रासायनिक ऊर्जा बायोकेमिकल एनर्जी में बदलते हैं उसे सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में, जो मतलब हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पौधे, ठीक है, उत्पादक स्तर पर क्या होते हैं, पहले पेड़ पौधे होते हैं, वो जो सौर ऊर्जा के जिस अनुपात का जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, मतलब जितना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जितनी वो एनर्जी को जैव रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसको कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसे बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। मतलब जितने पेड़ पौधे हैं वो सोलर एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी में जितना बदलते हैं जिस अनुपात में, उसे सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अच्छे से समझिए, नहीं आया तो पूछ लीजिए, क्योंकि जब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फिर करने में आपको दिक्कत होगी। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक छोटा अंश, समानतः 10% अगले स्तर के जीवधारियों को प्राप्त होता है। मैंने बताया एनर्जी का 10% ही जो है दूसरे स्तर पर वालों को प्राप्त होता है। इसलिए सकल प्राथमिक उत्पादकता का वह अनुपात जो प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर शाकाहारियों को प्राप्त होता है उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देखिए, अब जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने तो अपना जिसको बनाया, सौर ऊर्जा को जो जैव रासायनिक ऊर्जा में बदला, उसे कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि एनर्जी सिर्फ 10% ही अगले स्तर में जाती है, ट्रांसफ़र होती है। तो जितना मतलब जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसका जो अनुपात, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता था शाकाहारियों को मिला, मतलब पेड़ पौधों को शाकाहारियों ने खाया तो उन्हें जितनी मतलब उन्हें 10% ही एनर्जी मिली। तो जीपीपी का मतलब शॉर्ट में बोल रही हूँ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो अनुपात प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर शाकाहारियों को मिला, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता वो हो गए शाकाहारी को बोलते हैं, उनको जितना अनुपात मिला उसे कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया। जीपीपी का वह परसेंटेज जो शाकाहारियों को मिला, प्राथमिक उपभोक्ता को मिला, उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अर्थात पौधों में अपनी मेटाबॉलिक ज़रूरतों के अतिरिक्त बची ऊर्जा को उनके ऊतकों में संग्रहित रहती है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। ठीक है, पौधों की जो अपनी मेटाबॉलिक ज़रूरतें होती हैं, उपापचयी ज़रूरतें, ठीक है, क्रियाएं जो होती हैं उपापचयी, उनमें अतिरिक्त बची ऊर्जा को उनके जो मतलब उनकी मेटाबॉलिक क्रियाओं में कुछ एनर्जी यूज़ हुई, उसके अलावा जो एनर्जी बची वो उनके ऊतकों में स्टोर रहती है, टिश्यूज़ में। ठीक है, उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। स्थलीय पायतन में सर्वाधिक औसत प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी, जलभराव, दलदली क्षेत्रों, स्वाम्प और मार्श तथा विषुवतीय वर्षा वनों की होती है। तो ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादकता स्थल में किसकी होती है,
जो दलदली क्षेत्र होते हैं, स्वाम्प और मार्श, में आपको पढ़ा चुकी हूँ ये सब, ठीक है, उनकी, और जो विषुवत रेखीय वर्षावन होते हैं उनमें प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जलीय पार्श्व की तन में शैवाल क्षेत्र या प्रवाल या एशरी की होती है। तो जो जलीय पार्श्व की तन में उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादकता कहाँ होगी? जो शैवाल क्षेत्र होगा, एशरी क्षेत्र होगा। प्राथमिक उपभोक्ताओं, शाकाहारियों अथवा अपघटकों द्वारा जिस तरह से ऊर्जा का संचय और जैव भार का निर्माण होता है उसे द्वितीय उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। देखिए, अब प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारियों अथवा जो अपघटक होते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जो होते हैं और अपघटक द्वारा जिस दर से ऊर्जा का संचय और जैव भार का निर्माण होता है, मतलब वो जिस रेट से ऊर्जा का संचय स्टोर करते हैं और जैव भार बायोमास का निर्माण होता है उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, इस तरह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है जो हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की क्रमशः घटता जाता है। ठीक है, एनर्जी एक ही दिशा में जाती है, मतलब हमेशा 10% ही प्राप्ति होती है। तो उत्पादक कौन होगा? पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन होगा? जो उन्हें खाते हैं या उनको जो दूसरे जानवर खाते हैं। तो इस तरीके से उनमें एनर्जी घटती जाती है। भू जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत अजैविक और जैविक समुदाय के मध्य पदार्थों का चक्रीय प्रभाव होता है जिससे प्रत्येक पोषण स्तर पर कार्बनिक पदार्थों का संचरण होता है। देखिए, बायोजियो केमिकल साइकिल में बहुत जैसे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारे भू जैविक रासायनिक चक्र से क्या होता है, जो अजैविक और जैविक समुदाय के मध्य पदार्थ का प्रभाव होता रहता है, मतलब एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में, फिर ऐसे करके वापस आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, हर पोषण स्तर में कार्बनिक पदार्थ आते जाते रहते हैं। प्रत्येक अगले उच्च पोषण स्तर के जैविक समुदाय को निम्न पोषण स्तर के समुदाय की अपेक्षा कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वे अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थों का संचय करते हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि हर पोषण स्तर पर क्या है, एनर्जी कम प्राप्त होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थों का संचय, मतलब स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में। इस क्रिया को भू जैव आवर्धन, जियो बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने कार्बनिक पदार्थों के संचय को ही भू जैव आवर्धन, जियो बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कहते हैं पॉल्यूशन हुआ, तो पॉल्यूशन का सबसे असर जो सबसे लास्ट का होगा उपभोक्ता, ठीक है, अंतिम उपभोक्ता होगा, उस पर सबसे ज़्यादा उस पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तो जिसने लास्ट में खाया उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन स्टोर हो जाएंगे, तो उसे ही क्या कहते हैं, जियो बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा उसे पॉल्यूशन का असर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला निपटता है। और नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आगे भी इन वीडियोस को शेयर करें। अगर व्यूज़ आएंगे तो ही मैं आगे बना पाऊंगी, क्योंकि काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है बनाने का। ठीक है, वैसे मैं चाहती हूँ कि अगर एक को भी फ़ायदा हो रहा है तो मैं बनाऊँ, इसलिए अभी तक बना रही हूँ बिना फ़ायदे के। ठीक है, थैंक यू। तो आप इसको, अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, और आगे भी शेयर करते रहिए, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डाल दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।